नमस्कार, मैं अंशु राजगुरु अपने YouTube चैनल वैष्णवी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आजकल देख रहे हैं भारत में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय बना है कनाडा से लेकर हमारे संबंधों को और महिला आरक्षण विधेयक पर। ये दो इस समय ज्वलंत मुद्दे भारत में छाए हुए हैं और टीवी पर भी, सोशल मीडिया पर भी और यहां तक कि न्यूज़पेपर में भी चारों तरफ इन पर चर्चाएं हो रही हैं। तो हम सोचे कि हम भी अपने शिष्यों के साथ मिल बैठ के चर्चा कर लें। क्यों? थोड़ा सा हंसते खेलते हम लोगों को जानकारी भी हो जाएगी और थोड़ा सा घर बैठे भी आप जान लेंगे। क्यों? थोड़ा चर्चा किया जाए। तो चलिए एक एक चीजों पे हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पहला पहला हम चर्चा करते हैं। इस समय आया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा, बहुत जगह पे नारियों का सम्मान भी करते हैं और नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर आए हुए भी हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी है। महिलाओं को आरक्षण किसमें? लोकसभा में और विधानसभा में। ध्यान से समझिएगा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित है ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम। हम आपको बताते चलें कि 1996 में एचडी देवगौड़ा सरकार के समय में भी इस पर चर्चा किया गया था, महिला आरक्षण विधेयक के नाम से। सन 2010 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में लाया गया था, लेकिन वो राज्यसभा से पास नहीं हो सका और लोकसभा में भी पास नहीं हुआ। बड़ा सारा उस पर विवाद हो गया। और यही नहीं, अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया गया था। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसको 7 बार लाने का प्रयास किया है, 7 बार, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ। वही महिला आरक्षण विधेयक भारत में एक नए सिरे से फिर आ गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। आपने देखा होगा कि जब नई संसद में, नई लोकसभा में बैठक कल शुरू हुई गणेश चतुर्थी के अवसर पर, तो उस समय पहला विधेयक, यानी एक क्वेश्चन आ भी सकता है, पहला विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत, 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यह लोकसभा में पेश किया गया। यानी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नई संसद में, यानी नई लोकसभा में पहला विधेयक कौन सा पेश किया गया लोकसभा में, तो आप ये कह सकते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम। 128वां संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर इसे क्या किया गया, लोकसभा में पेश किया गया और इस पर चर्चा कल भी जारी थी, इस पर चर्चा आज भी जारी है। इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश करने का काम किया। अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का पक्ष रखा, उसमें बताया कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान नहीं होंगे। लगातार इस पर चर्चा जारी है। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम यदि पेश हो गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मील का पत्थर भी कहने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आधी आबादी को अगर सर्वोच्च सदन में बैठने का अधिकार मिले तो इसमें गलत क्या है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं और यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए और तमाम सारी बातें उन्होंने बताया है। तो इस तरीके से मान लीजिए विधेयक पास हो जाएगा। अगर लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में पेश हो गया, फिर कानून बन सकता है। तो इससे होगा क्या, यानी 128वां संविधान संशोधन जब लोकसभा में पेश किया जाएगा, अरे पेश किया गया, उसके बाद उस पर चर्चा जारी है। अगर ये नारी शक्ति विधेयक पास हो गया तो इसमें क्या है, लोकसभा में यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद के रूप में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा और लोकसभा के साथ साथ इसे विधानसभा में भी दिया जाएगा, विधानसभा में भी दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत में पंचायती राज का जब शुभारंभ किया गया था तो पंचायती राज में यानी स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण के प्रावधान किए गए। कई ऐसे राज्य थे जो महिलाओं को 50% आरक्षण का भी प्रावधान पंचायती राज में किया, जैसे बिहार भी राज्य था जहां पर 50% महिलाओं के लिए स्थानीय आरक्षण दिया गया है।
लेकिन अगर ये लागू हो जाएगा 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत, अगर ये हो लागू हो जाए तो महिलाओं में यानी लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने लगा। इस लिहाज से महिलाओं की लोकसभा में संख्या 181 हो जाएगी। यानी महिलाएं कितनी हो जाएंगी लोकसभा में सांसद? 181, 181। जबकि विधानसभा अपने जहां जहां जिसकी राज्य की विधानसभा है उसके हिसाब से 33% सीटें महिलाओं के कब्जे में आ सकती है, यानी उनके लिए आरक्षित किया जा सकता है। और इस पर यह देखने वाली बात है कि ये महिलाएं जब 33% इनको आरक्षण मिल जाएगा तो महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इससे महिलाओं को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, इसमें कोई भी शक नहीं है कि महिलाओं को इससे लाभ नहीं मिलेगा। पंचायती राज में भी हो गया, फिर लोकसभा में भी हो गया और आपका विधानसभा में भी 33% इनको मिल जाएगा सीट रिजर्व। लेकिन ये ध्यान रहे कि राज्यसभा में और राज्य विधान परिषद में इसके प्रावधान नहीं किए गए हैं। इसके प्रावधान सिर्फ लोकसभा में ही और विधानसभा तक ही सीमित रहेंगे। अच्छा, अब इनको कब से मिलेगा? इसे 2029 में सरकार की मंशा के अनुसार लागू करने का प्रावधान किया गया है। 2029 में इनको आरक्षण दिया जाए। उसके पहले बिना नए परिसीमन के, यानी बिना नए परिसीमन के ये संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है बिना नए परिसीमन के लागू हो जाए। इसके अलावा 2021 में हमारे देश में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुई, तो 2024 में भी संभव नहीं है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही ये नया परिसीमन होगा, नई जनगणना बनेगी, उसके बाद इन लोगों को सीटों का आरक्षण किया जाएगा, सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, और इसके बाद अब इसे 15 साल के लिए लागू किया जाएगा। जब ये बिल पास हो जाएगा तो इसे 15 साल के लिए लागू किया जाएगा और सदन को शक्ति भी दिया गया है कि बाद में इसे घटा सकती है या इसे बढ़ा सकती है। ये तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार होगा और अगर ये पास हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा। लेकिन भारत में इसका विरोध भी जारी हो गया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये नारी बंधन शक्ति अधिनियम लाया है, इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बड़े सारे विपक्षी खेमे भी इसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो सकता, ये सिर्फ झुनझुना लाया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ही लागू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए चुनावी सिफूका छोड़ा गया है। इधर नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अच्छा कदम है, लेकिन ये चुनावी पीरियड में लाया गया है। ममता बनर्जी ने भी इस पर कटाक्ष किया है कि ये चुनावी झुनझुना लाया गया है। इसी तरह बड़े सारे विपक्षी नेता इस पर विवाद जारी किए हैं। दूसरी बात, इसमें सुश्री मायावती जी ने क्या कहा है कि इसमें एससी और एसटी कोटा को भी लाया जाए, यानी इसको बढ़ा दिया जाए, 50% कर दिया जाए महिलाओं के लिए। लेकिन केंद्र सरकार का कहना क्या है कि एससी और एसटी को जो पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, यानी 84 सीट एससी के लिए लोकसभा में रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व है, तो इसी का 33% और इसका 33%, यानी एससी का 33% और एसटी का 33%, ये इसी में से इनको दिया जाएगा। इनके लिए अलग कोटा बनाने का प्रावधान नहीं है। कुछ ओबीसी नेता क्या कर रहे हैं कि इसमें भी कोटा लागू कर दिया जाए, यानी ये सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जितने भी ओबीसी नेता हैं या पिछड़े वर्ग के नेता हैं जो उनका नेतृत्व करते हैं, उन लोगों ने इनका विरोध किया है और विरोध करने के लिए इन्होंने कहा कि कोटा का 2 भाग बनाया जाए, एक पिछड़ा बनाया जाए और एक अति पिछड़ा बनाया जाए, एक अति पिछड़ा बनाया जाए और इन दोनों वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए, यानी कोटे में भी कोटा हो। माने महिलाओं को कोटा 33% मिल रहा है, तो इसमें भी ओबीसी के कोटे का और अलग से निर्धारण किया जाए। ये ओबीसी नेताओं का कहना है, जो उनकी राजनीति करते हैं उनका ये कहना है। हालांकि बात सही भी हो सकती है, जो भी हो। अच्छा, इसमें तर्क क्या है? इनके तर्क देने का कारण क्या है कि अगर मान लीजिए ये महिलाओं के परसेंटेज लागू हो जाए 33%, तो जनरल कास्ट के या अपर सोसाइटी आप इसका ज़्यादा लाभ लेगा। गांव की जो महिलाएं हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, गांव में ही अधिकतर अपना जीवन गुजार दिया है, उन महिलाओं का इसमें क्या प्रतिनिधित्व सही हो पाएगा?
इसलिए अगर कोटा के अंदर कोटा होगा तो वो महिलाएं भी जागरूक होंगी, उन महिलाओं को भी लोकसभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि इनका भी कहना सही है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा अपर कास्ट के लोग ही उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अभी ये पास होगा कि नहीं ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन माथापच्ची जारी है और लगातार सदन में इसको लेकर जोर आजमाइश भी शुरू है। सियासी संग्राम हो चुका है, मोदी जी ने चुनावी सुपुआ झुंझुना छोड़ दिया है, अब पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है और इसका लाभ, चुनावी लाभ भी लिया जा सकता है। एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष इस पर लेकर सियासी संग्राम किए हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, ये पास हो जाता है कि फिर उसी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह यह हंगामे की भेंट चढ़ जाता है कि क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब दूसरा मुद्दा इस समय छाया हुआ है और वो दूसरा मुद्दा क्या है, कनाडा को लेकर। कनाडा नाम सुने होंगे, कनाडा दुनिया का क्षेत्रफल के आधार से दूसरा बड़ा देश, दुनिया का ये क्षेत्रफल के आधार से दूसरा बड़ा देश है कनाडा। कनाडा की कुल जनसंख्या 3,89,00,000 है, 3,89,00,000 ये कनाडा की पूरी जनसंख्या है। और वहां पर ध्यान समझिएगा, वहां पर हमारे देश के सिखों की भी संख्या लगभग 24 लाख है। हमारे देश के जो सिख वहां पर जाकर बसे हैं, क्योंकि कनाडा से आज से हमारे रिश्ते नहीं हैं, कनाडा से 1914 से भी पहले से भी रिश्ते हैं। आपने बजबज बंदरगाह का नाम सुना होगा, बजबज कामागाटा मारू प्रकरण 1914 वाला, तब से लेकर आज तक कनाडा से भारत के संबंध चल रहे हैं। वो सब आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब कि सिख भी हमारे देश के वहां पर हैं। वैसे तो भारतीय मूल की पूरी जनसंख्या 24 लाख है, लेकिन इसमें लगभग आप ये मान सकते हैं कि 17 से लेकर 18 लाख की जनसंख्या किसकी है, सिखों की है। जो भारतीय मूल के सिख हैं वहां पर पहले से ही रह रहे हैं, और यही नहीं, वहां की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं भारतीय सिख। और वहां पर भारतीय सिख की एक पार्टी भी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं जगमीत सिंह अहिरवाल। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, जगमीत सिंह अहिरवाल इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में इस पार्टी के कुल 23 सांसद हैं, 23 या 24 सांसद हैं, ठीक है, इस सांसद हैं इस समय। और इसमें से 4 सांसद इस समय जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, उस जस्टिन ट्रूडो में 4 सिख सांसद मंत्री भी हैं। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया, आपको एकदम चीड़ फाड़ करके बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब वहां के प्रधानमंत्री हैं इस समय जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो ये वहां के प्रधानमंत्री हैं, और ये लिबरल पार्टी के चेयरमैन भी हैं, लिबरल पार्टी के। 2021 के लोकसभा के चुनाव में जब वहां पे लोकसभा के चुनाव हुए, यानी वहां जो सदन के चुनाव हुए, उस चुनाव में इनकी पूरी संख्या यानी 157 सांसद जीते। बहुमत के लिए इनको 170 सांसद चाहिए थे। वहां की पूरी सीट है 338 सीटें हैं, और 380 सीटों में 170 इनको चाहिए, इनके पास 157 है। यानी 2021 के लोकसभा के इलेक्शन में तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने समर्थन किसका लिया, इन्होंने समर्थन लिया न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का, और वो समर्थन भारतीय सिखों का है, भारतीय सिखों का है। और इन सिखों का इन्होंने समर्थन लिया और समर्थन से अपनी सरकार बना लिया। अच्छा, अब देखिए समस्या क्या उठती है। समस्या यहां इस बात को लेकर है कि खालिस्तान नाम सुने होंगे, खालिस्तान, खालिस्तान एक आप आतंकवादी संगठन भी कह सकते हैं, एक उग्रवादी संगठन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक संगठन है। और आपने देखा होगा कि 1980 के दशक में जो पंजाब में आतंकवाद फैला, वो खालिस्तान की ही देन थी। इसके संस्थापक बब्बर खालसा, बब्बर खालसा के नाम से कई सारे लोगों ने, यहां तक कि जस्टिस पार सिख के नाम से कई सिख इन संस्था से जुड़े हुए हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरे दुनिया में
जितने भी सिख हैं और भारत के पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां सिख हैं, सभी सिखों को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाया जाए जिसका नाम है खालिस्तान। क्या नाम है? खालिस्तान। ये राष्ट्र बनाया जाए। और इसके बहुत बड़े समर्थक 1980 के दशक में हुआ करते थे, जिसका नाम था जेएस भिंडरावाला। क्या नाम था? जेएस भिंडरावाला, जिसे पंजाब की विधानसभा ने कौम दा हीरा भी बताया था, यानी कौम के ये लोग हीरे थे। और इनका मुख्य मकसद है कि जितने भी सिख हैं, सिख कौम के लोग, उनको अलग करके भारत में अलगाववाद को हवा दिया जाए और भारत में एक नया राष्ट्र बनाया जाए, यानी खालिस्तान का राष्ट्र बनाया जाए। खालिस्तान उसका नाम होगा। और ये 1980 के दशक से ही चल रहा है। यहाँ तक कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की भी इन लोगों ने मानव बम के द्वारा मारकर हत्या भी कर दिया था। पंजाब आतंकवाद की राह पर चल उठा था इन्हीं की वजह से। और इन्हीं की वजह से इंदिरा गांधी ने भी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलवाया, जिसके वजह से ये सब मारे गए। तमाम जितने भी बब्बर खालसा से संबंधित आतंकवादी थे, जितने भी अलगाववादी ताकतें थीं, उन सभी ताकतों का इंदिरा गांधी ने खात्मा कर दिया था। और जो कुछ बचे वो जाकर कनाडा में रह गए। और उनको कनाडा की सरकार ने क्या कर दिया? उनको हवा दिया। और कनाडा की सरकार उनको सुरक्षा दी, कनाडा की सरकार उसको संरक्षा दी, और कनाडा की सरकार उसको बचाने का प्रयास की। 1982 में इंदिरा गांधी ने भी जस्टिस ट्रूडो के एक पिताजी थे जिनका नाम था पियर ट्रूडो। क्या नाम था? पियर ट्रूडो इनका नाम था। ये इनके पिताजी थे जस्टिन ट्रूडो के। और उनसे भी इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप वहां पे अलगाववादी ताकतों, खालिस्तानी ताकतों के विरुद्ध कार्रवाई करिए, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया था, क्योंकि वहां पर एक मौजूद कौम है सिख, यानी वो राजनीतिक रूप से वहां पर हावी है। और जब हावी है तो जाहिर सी बात वोट बैंक की राजनीति सब करते हैं। और पियर ट्रूडो ने भी वोट बैंक की राजनीति किया और उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो भी इसी की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए वहां पर अलगाववादी ताकतें जो हैं, खालिस्तान वाले, जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, भारत विरोधी कार्य करते हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू की विरासत से छेड़छाड़ करते हैं, धर्म विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं और भारत को अलगाववाद की आग में झोंक देना चाहते हैं, उन सबका ये समर्थन कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, और सबका समर्थन कर रहे हैं। अभी G20 के, हाल ही G20 के शिखर सम्मेलन में जब भारत के दौरे पर आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे दो टूक कह दिया था कि आप अलगाववादी ताकतों पर प्रतिबंध लगाएं, अगर आप ऐसा नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे आयात निर्यात पे असर पड़ सकता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इस पर कोई ध्यान दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप ऐसे गाल पर हाथ रख के उनके मोदी की बात सुनते रहे। इसलिए मोदी ने कड़ा प्रतिक्रिया जाहिर किया कि आप अलगाववादी ताकतों के खिलाफ काम करें और एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा भारत विरोधी नारों को, और भारत विरोधी जितनी भी चीजें की जाएंगी वहां कोई भी हम लोगों को भी रेबल नहीं होगा। मोदी जी ने साफ साफ उनको कह दिया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक का लालच है, अभी 2 साल उनकी सरकार है, यदि वो अलगाववादी ताकतों के खिलाफ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सब समर्थन खींच लेंगे और उनकी सरकार गिर सकती है। राजनीति का अपना एक कहरा होता है, राजनीति की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं और राजनीति के कुछ अपने स्वार्थ होते हैं। इसी स्वार्थ के बसीभूत होकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ अलगाववादी ताकतों पर कोई भी कार्य नहीं किया। और ये मामला तब बढ़ा जब आपने सुना होगा 18 जून को वहां पर एक खालिस्तानी आतंकवादी हुआ करता था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था और इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडा में जब वो खरीदारी करने के लिए जा रहा था किसी बाजार में, उसी बाजार में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या हुई 18 जून को, लेकिन बोतल का जिन अब बाहर निकला है। और भी क्यों बाहर निकला, इसके भी कई सारे कारण जो हम अभी आपको बताते हैं। अब इसकी हत्या का आरोप कौन, जस्टिन ट्रूडो किस पर लगा रहे हैं? भारतीयों पर लगा रहे हैं। भाई इसकी हत्या से भारत का क्या मतलब है? लेकिन इसकी हत्या का आरोप इन्होंने बेबुनियाद तरीकों से भारत पर लगा दिया। और यही नहीं, भारत का जो उच्चायुक्त वहां पर थे, टॉप क्लास के कमीशंस, उनको इन्होंने क्या कहा कि भारत आप जल्दी से कनाडा को छोड़कर चले जाइए, उच्चायुक्त को निकाल दिया।
तो इधर प्रधानमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार इन्होंने भी कनाडा के जो उच्चायुक्त हैं भारतीय दूतावास से निकल जाने का आदेश दिया। 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया, क्योंकि ये नया भारत है, नए मोदी है, नया देश है, नई सोच है। अब वो टिट फाट टैट वाला काम होगा और इसलिए मोदी जी ने निकलने का देश से इनको छोड़ने का आदेश दे दिया। अब जब ये आदेश दे दिया तो अब मामला और बढ़ गया। अब जब मामला बढ़ गया तो अभी आज के डेट में शाम को 3:30 बजे लगभग जस्टिन ट्रूडो ने एक एडवाइजरी जारी किया है और कनाडा मूल के नागरिकों को आगाह किया कि यदि भारत के आप दौरे पर जा रहे हैं तो वहां पर मणिपुर जाने से बचें, जम्मू कश्मीर में जाने से बचें और जहां जहां भी नक्सली हिंसा हो रही वहां से जाने से बचें। ऐसा क्या होगा कि ऐसा उनके कहने का एक तात्पर्य यह था कि अगर वो कहेंगे तो कनाडा मूल के नागरिक भारत नहीं आएंगे, उस भारत का पर्यटन उद्योग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो मंदगति से चलने लगेगा। और यही नहीं, इधर प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि जब तक आप अलगाववादी ताकतों पर रोक नहीं लगाएंगे और भारत विरोधी जो भी कार्य कर रहे हैं उन पर अगर रोक नहीं लगाएंगे तो आपके साथ हमारे व्यापारिक हित भी रोक दिए जा सकते हैं। यानी भारत ने जो ट्रेड हो रहा था उसको रोकने का कार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कह दिया है कि आपसे कोई व्यापार नहीं होगी जब तक कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तब वो मीडिया में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और जस्टिन ट्रूडो कहने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देखिए भाई, मेरा मतलब ये नहीं था कि भारत को उकसाएं हम, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मतलब ये है कि भारत से हम तनाव पूर्ण माहौल न पैदा करें और हम भारत को गंभीरता से इस विचार को लेने के लिए कह रहे हैं कि गंभीरता से इस पर विचार करे और इस मामले की तह तक जाए। तो ये बात आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने आपका स्वागत किया था, सबका स्वागत किया था, 4100 करोड़ रुपए लगा दिया सबका स्वागत करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्या इसी दिन के लिए? लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बात भूल गए, बिलीव एवरीवन ट्रस्ट नो वन, विश्वास सब पे करिए, अति विश्वास किसी पे मत करिए, या विश्वस्त का अति विश्वास न करिए, इस भावना को भूल गए। क्योंकि जो भी लोग आए, और आप ये देखिए सबसे बड़ी बात कि G20 शिखर सम्मेलन में जितने भी देश आए हैं, एक भी देश ने जस्टिन ट्रूडो की निंदा नहीं किया सर। जितने भी लोग आए खुले मन से किसी ने निंदा किया ही नहीं है, अभी तक निंदा नहीं किया है। सभी लोगों ने इसे किया है कि कनाडा के मतभेद होने की वजह से हमारा ट्रेड प्रभावित नहीं होगा। बस इतनी छोटी लाइन कि कनाडा की वजह से हमारा ट्रेड इंडिया से कभी प्रभावित नहीं होगा, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम जस्टिन ट्रूडो पर लोगों ने कुछ अगर कोई स्टेटमेंट ही जारी किया होता तो बहुत बड़ी बात होती। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? सभी लोग भारत आए, सभी लोगों का भारत के लोगों ने स्वागत किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों से ऐसे अपेक्षा नहीं। अरे कम से कम इटली बोला होता, जर्मनी बोला होता, जापान बोला होता, यूनाइटेड किंगडम बोला होता, अमेरिका बोला होता, लेकिन किसी ने नहीं बोला। कम से कम जस्टिन ट्रूडो को सभी लोग समझाए होते, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बताए होते, लेकिन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कई सारे पहल होते हैं, कई सारे आयाम हो सकता है उनका भी कुछ न कुछ हित हो, इसलिए डायरेक्ट कैसे बोलेंगे। खैर कोई बात नहीं। इस तरीके से भारत और इस समय कनाडा के बीच तनी तना का माहौल है, तनाव की खबरें आ रही हैं, एक दूसरे देश के राजनयिक एक दूसरे देश को बाहर कर दिए गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ नहीं। अच्छा अब देखिए, इसके पहले अब इसमें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसमें जस्टिन ट्रूडो ने 2 चीजों से प्रेरित होकर काम किया। पहला काम कि जब वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे तो इन्हीं खालिस्तानी के संबंध की वजह से उनसे किसी भी राष्ट्राध्यक्षों ने उनको विशेष भाव नहीं दिया, ना उनका कोई सत्कार किया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का जैसे स्वागत किया वैसे इनका भी स्वागत किया, और ये द्विपक्षीय वार्ता चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी से, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे द्विपक्षीय वार्ता नहीं किया। और यही नहीं, इनका जब ये जाने लगे तो इनका जिस हवाई जहाज से आए थे, एरोप्लेन से आए थे, वो भी क्या हो गया, उसके इंजन में खराबी हो गई। 2 दिन तक लगातार बनता रहा और ये साधारण होटल में रुके, वहां पर भी कोई भारतीयों ने इनको भाव नहीं दिया, इससे वो खासे नाराज थे। दूसरी बात कि लॉकडाउन के बाद कनाडा की आर्थिक हालत सही नहीं है, वहां पर बेरोजगारी बढ़ी है, वहां पे कर्मचारियों की छटनी नौकरियों से शुरू हो गई है और इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसे आर्थिक मंदी जैसे हालात हो शुरू हो गए हैं। और इस आर्थिक मंदी के हालात की वजह से जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है और वहां पर उनकी लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है, इसलिए इस पर ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ऐसा चाल चला है। जबकि हत्या जून में हुई और G20 शिखर सम्मेलन के बाद आपने ऐसा क्यों किया? उसी समय आप कहे होते, इसलिए इन्होंने बाद में ऐसा काम किया।
समझ बात आई। इसलिए ये लगातार वाद प्रतिवाद का दौर जारी है। आने वाले समय में कनाडा से हमारे संबंध कैसे होंगे, लेकिन फिलहाल ट्रेड पे रोक लगा दिया गया है। जबकि आपको हम बताते चलें कि 2022 और 23 के दौरान भारत का दुनिया का 10वां बड़ा व्यापारिक साझेदार कनाडा हुआ था। दुनिया का 10वां बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत के साथ कनाडा था। लेकिन अगर ये रोका जाएगा तो जाहिर सी बात है यह दोनों देशों के हितों में नहीं है। अगर यह व्यापार रुकता है तो दोनों देशों के हितों में ये संभव नहीं है। दोनों देशों के हित पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जस्टिन ट्रूडो भी और प्रधानमंत्री मोदी भी मिलकर इसका आपस में बातचीत करके अगर समाधान निकालें तब भी ये अच्छा हो सकता है। ये दो मुद्दे थे जो हमने आपको बताए। ठीक है, आप सभी को प्रणाम।